नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फिर से मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर प्रस्तुत हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इन क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाने का प्रयास किया है और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको 90% प्रतियोगी गलत करके चले आते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप जाइए और वहां पर आप देखेंगे आपको इस तरह के और भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता जुलता सा दिखाई नहीं देगा, सभी बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। आप कोशिश कीजिएगा 20 में से 20 सही करने का। निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन अवधि सबसे कम है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। बृहस्पति ग्रह जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी घूर्णन अवधि सबसे कम है। यह अपने अक्ष पर लगभग 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तेज घूर्णन गति के कारण बृहस्पति का आकार ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बृहस्पति। शून्य काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, यह ब्रिटेन से ली गई संसदीय व्यवस्था है। बी, यह अमेरिका की संसदीय परंपरा है। सी, यह भारतीय संसद की स्वयं की उपज है। डी, इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। दोस्तों, ये जो है शून्य काल या जीरो आवर, ये भारतीय संसद की एक अनौपचारिक लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण संसदीय प्रक्रिया है और भारतीय संसद की स्वयं की उपज है। और शून्य काल जो है 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ। इसमें सांसद बिना पूर्व सूचना के जनहित के तत्कालिक मुद्दों को उठा सकते हैं। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? ए, अफ्रीका, बी, यूरोप, सी, एशिया, डी, उत्तर अमेरिका। एशिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। विश्व की 60% जनसंख्या जो होती है यहीं पर निवास करती है। 60% जनसंख्या यहीं निवास करती है। भारत और चीन जैसे अत्यधिक जनसंख्या वाले देश इसी महाद्वीप में स्थित हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ए, पुलकेशिन द्वितीय, बी, कृष्ण प्रथम, सी, नरसिंह वर्मन, डी, राजराज प्रथम। कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर महाराष्ट्र के एलोरा गुफा समूह में स्थित है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। यह एक विशाल एकात्म मंदिर है जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। लास्ट में आपको कुछ और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाई देने वाले हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको मेरी वीडियो प्रॉपरली मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान खैबर दर्रे के सबसे निकट है? ए, कंधार, बी, पेशावर, सी, लाहौर, डी, काबुल। खैबर दर्रा, दर्रा या पास कह सकते हैं, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित एक ऐतिहासिक पर्वतीय दर्रा है, खैबर दर्रा। और यह जो है पेशावर इस दर्रे के सबसे निकट प्रमुख शहरों में से एक है। प्राचीन काल से यह दर्रा भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार तथा आक्रमण के महत्वपूर्ण भाग के रूप में प्रसिद्ध रहा है। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल बादशाह के लिए बनवाया गया था? ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी टेट में आपको ये 2022 में देखने को मिला था। चलिए, इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। अकबर, जहांगीर, शाहजहां। मयूर सिंहासन का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के लिए करवाया गया था। शाहजहां, यह सिंहासन अत्यंत भव्य और बहुमूल्य रत्नों से सजाया गया था और 1739 में 1739 में फारस के शासक नादिर शाह जो था वो इसे लूट करके भारत से लेकर चला गया। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? वायुमंडल की जो परतें हैं उनका नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। आयन मंडल जो है वायुमंडल की वह परत है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में सहायता करती है। इसी कारण लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण संभव हो पाता है। यह परत पृथ्वी की सतह से 80 से लेकर के 400 किलोमीटर 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती है। किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा। बुद्ध चरित नामक ग्रंथ जिसमें बुद्ध की जीवनी का वर्णन मिलता है की रचना किसने की थी? ए, बाणभट्ट, बी, अश्वघोष, सी, कालिदास, डी, दंडी। बुद्ध चरित जो है एक संस्कृत का काव्य ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन, त्याग और उपदेशों का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ की रचना प्रसिद्ध बौद्ध कवि और दार्शनिक अश्वघोष ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों, मैं आपको व्याख्या इसलिए करती जा रही हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ आप कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। रट्टा मारने से कुछ होने वाला नहीं है। विश्व का धान्यागार या ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड किस क्षेत्र को कहा जाता है? ए, प्रेयरी प्रदेश, बी, सवाना प्रदेश, सी, स्टेपी प्रदेश, डी, टुंड्रा प्रदेश।
विश्व का धान्यागार कहते हैं प्रेयरी प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए सही है। कारण यह है कि मुख्य रूप से ये फैला हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। यहाँ पर गेहूं की सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, यही कारण है कि इसको उपनाम दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग का तेजी से विस्तार हो रहा है, इसका उपयुक्त कारण क्या है? ए, मैदानों में भूमि की कमी। बी, पर्यटन और सामरिक महत्व एवं संपर्क सुविधा बढ़ाना। सी, केवल खनन कार्यों को बढ़ावा देना। डी, कृषि उत्पादन में कमी। दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्गों का तेजी से विस्तार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, जिससे और एक और बात है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक महत्व को मजबूत किया जा सके, दूरस्थ क्षेत्रों को बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान किया जा सके। एक और कारण है, आधुनिक तकनीक बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है, जिसके कारण सुरंगों और पुलों का निर्माण पहले की तुलना में आसान हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही है, पर्यटन, सामरिक महत्व एवं संपर्क सुविधा बढ़ाना। फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसकी जो व्याख्या है आपकी बहुत मदद करने वाली है। एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। मेरा यही मकसद है, रट्टा मारने से कुछ होने वाला नहीं है। लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहा जाता है? ए, अधिक वर्षा के कारण। बी, समान जलवायु और बौद्ध संस्कृति के कारण। सी, घनी वनस्पति के कारण। डी, औद्योगिक विकास के कारण। लद्दाख को छोटा तिब्बत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियां और तिब्बती बौद्ध धर्म संस्कृति जो है तिब्बत से काफी मिलती जुलती है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? ए, चोल राजवंश। बी, चेरा राजवंश। सी, पांड्य राजवंश। डी, राष्ट्रकूट राजवंश। चेरा राजवंश ने दक्षिण भारत में मलयालम भाषा और लिपि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माना जाता है कि ये जो राजवंश है, इसके अभिलेखों में मलयालम भाषा का प्रयोग हुआ है। मुख्यतः यह केरल क्षेत्र में शासन करता था। निम्नलिखित नाविकों में से किसने भारत का मार्ग खोजने के लिए पश्चिम दिशा से अटलांटिक महासागर पार किया? ए, वास्को दा गामा। बी, क्रिस्टोफर कोलंबस। सी, फर्डिनेंड मैगेलन। डी, जेम्स कुक। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में 1492 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने के उद्देश्य से पश्चिम दिशा से यात्रा की और अटलांटिक महासागर को पार किया। वे भारत तक हालांकि नहीं पहुंच पाए और अमेरिका महाद्वीप की इन्होंने खोज की। अब एक क्वेश्चन और है फ्रेंड्स, कि भारत की खोज तब की किसने? इनका नाम है वास्को दा गामा। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कच्चे में किस मूल्य पर आप सबसे कम बल देंगे? फ्रेंड्स, मैंने एसएसटी में इन क्वेश्चन को 2-4 शामिल किया है, पहले नहीं किया था लेकिन अब किया है, ध्यान दीजिए। लोकतांत्रिक मूल्य, आलोचनात्मक चिंतन, रटने की प्रवृत्ति, सहयोगात्मक सीखना। सामाजिक विज्ञान में दोस्तों छात्रों को समझ और विश्लेषण और तर्क क्षमता विकसित करने पर जोर दिया जाता है, और सबसे कम बल अगर हम देंगे तो रटने की प्रवृत्ति पर देंगे, क्योंकि रटने से कुछ होने वाला नहीं है, सीखने की प्रक्रिया को ये कमजोर करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार बच्चों का विद्यालयी जीवन किसके अनुसार होना चाहिए? परीक्षा आधारित, रटने पर आधारित, अनुभवात्मक एवं गतिविधि आधारित। डी, केवल पाठ्य पुस्तक आधारित। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बनी थी 2005 में। कब बनी? 2005 में। और इसके अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन केवल परीक्षा या रटने पर आधारित नहीं होना चाहिए, इसमें सीखने को अनुभव, गतिविधियां और वास्तविक जीवन से जोड़ने पर ज्यादा जोर दिया गया है, जिससे बच्चों का संपूर्ण या सर्वांगीण विकास हो सके। ऑप्शन नंबर सी सही है। रामपुरवा से प्राप्त पॉलिश्ड पत्थर का वृषभ किसके शासनकाल से संबंधित है? ए, अशोक। बी, चंद्रगुप्त मौर्य। सी, हर्षवर्धन। डी, कनिष्क। रामपुरवा वृषभ प्रतिमा मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, सम्राट अशोक के शासनकाल से संबंधित है, और यह मौर्यकालीन पॉलिश्ड पत्थर शिल्प कला का महत्वपूर्ण नमूना है, जो कि अभी राष्ट्रपति भवन में संरक्षित किया गया है। निम्नलिखित में से किस स्तूप को बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है? ए, सांची का स्तूप। बी, सारनाथ स्तूप। सी, भरहूत स्तूप। डी, अमरावती स्तूप। सारनाथ वह स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है इसको क्या कहते हैं, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। और यह स्थल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख पवित्र स्थलों में से ये एक है। संगम साहित्य में मूवेंद्र किन 3 राजवंशों को कहा गया है?
संगम साहित्य में मूवेंद्र कहा गया है। इस शब्द का प्रयोग दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राजवंशों के लिए किया गया है, चोल, चेर और पांड्य। इन्हीं के लिए किया गया मूवेंद्र। इन तीनों का संगम काल के शक्तिशाली राजा माना जाता है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किस अधिवेशन में दिया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया? तो यह नारा किसका है? सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और जल्दी से लिखिए कि यह नारा दिया किसने था। ये नारा है फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक का, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता के अधिवेशन में उन्होंने ये नारा दिया था, और यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यंत प्रेरणादायक माना जाता है। दोस्तों, आप 19 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आप मुझे बताइए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए, आपने कितने सही किए? 12, 16, 15 या 20 के 20? लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? ए रटने आधारित, बी व्याख्यान आधारित, सी अनुभवात्मक एवं सहभागितापूर्ण, डी केवल पाठ्य पुस्तक आधारित। सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में लोकतांत्रिक संस्थाओं की अगर समझ विकसित करनी है और तो अनुभव और भागीदारी और वास्तविक जीवन से जुड़ा ही शिक्षण प्रभावी माना जाता है। इसीलिए अनुभवात्मक एवं सहयोग सहभागितापूर्ण उपागम सबसे उपयुक्त है। फ्रेंड्स, हमारा ये 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो हमें एक लाइक जरूर दें, और इसी तरह की आपको वीडियो प्रॉपरली मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, दोस्तों की भी हेल्प करनी चाहिए।